आपके बाल झड़ रहे हैं, वजन बढ़ रहा है या घट रहा है, आपकी जल्द खराब हो चुकी है, पिगमेंटेशन का मसला हो चुका है, नींद अच्छे से नहीं आती, मिजाज में चिड़चिड़ापन मौजूद है, आपकी कमर या टांग में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और आप अक्सर यही समझते हैं कि ये कोई हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला है या फिर ये कोई फिजिकल मसला है। लेकिन क्या सिर्फ यही दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये मसला होता है, या इसके पीछे कोई और वजह भी होती है जो कि अक्सर अनडायग्नोज्ड होती है और अक्सर उसको पहचाना नहीं जाता और उसको जिस्मानी मसला समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ को जानेंगे कि बाज़ औक़ात ये मसला किसी और वजह से भी होता है और वो मसला है क्या। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है या हार्मोन्स काम क्या करते हैं। हमारे जिस्म में हार्मोन्स एक मैसेंजर का काम करते हैं। ये बताते हैं कि कैसे कब किस ऑर्गन को काम करना है, ये बताते हैं कि कब एनर्जी बनानी है, कब भूख लगनी है, कब नींद आती है, कब सोना है, कब जागना है। ये सारे फंक्शंस जो हैं ये हमारे ऑर्गन्स को जो कमांड दी जाती है, जो मैसेजेस दिए जाते हैं, वो हमारे हार्मोन्स के ज़रिए हमारे ब्रेन की तरफ से दिए जाते हैं। अब ये हार्मोन्स जो हैं अगर इनमें कोई इम्बैलेंस हो जाए या इनका तवाज़न बरकरार ना रहे तो फिर इस किस्म के मसाइल देखने में आते हैं। अब ये इम्बैलेंस यानी कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ये थायराइड की वजह से भी हो सकता है, उसकी ख़राबी की वजह से भी हो सकता है, और इसके अलावा ये बढ़ती उम्र के साथ साथ जो बॉडी केमिस्ट्री के अंदर जो चेंजेस आती हैं ये उसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी बाद मिजाज में चिड़चिड़ापन होता है, नींद का जो स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बालों की ग्रोथ मुतासिर होने लगती है, बाल उस तरह से ग्रो नहीं करते, उगते नहीं हैं, निकलते नहीं हैं जिस तरह से वो झड़ रहे होते हैं तेज़ी से। इसके अलावा नाखून ख़राब होने लगते हैं, स्किन के इश्यूज़ सामने आने लगते हैं और हाजमा तक सुस्त पड़ जाता है। तो ये सब जो होता है ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसमें वाज़ेह तौर पर मिजाज में चिड़चिड़ापन भी नज़र आता है, लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगती है। ये 2-3 वजूहात इसमें होती हैं, जिसमें थायराइड भी मुतासिर होता है तो भी ऐसे होता है। इसके अलावा जब उम्र के साथ साथ जो चेंजेस आती हैं बॉडी में उसके साथ भी ये सब चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। अब दूसरी तरफ स्ट्रेस का अपना रास्ता है। जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं, वो किसी भी वजह से हो सकती है, वो किसी रिश्ते की वजह से परेशानी का शिकार होते हैं, किसी ख़ास जिम्मेदारी की वजह से हम मुसलसल स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर आप कारोबार की वजह से, जॉब की वजह से परेशान होते हैं। इसमें कई तरह की परेशानियाँ होती हैं, माली तंगी हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया हो, या इसके अलावा किसी भी किस्म का स्ट्रेस जो है जब वो मुस्तकिल और लगातार रहता है तो हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन पैदा होता है जिसको हम कॉर्टिज़ोल हार्मोन कहते हैं, जो कि स्ट्रेस के नतीजे में होता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जो स्ट्रेस का जो हार्मोन है वो भी एक हार्मोन ही है। स्ट्रेस के नतीजे में पैदा होने वाला जो केमिकल है वो भी एक हार्मोन है जिसे हम कॉर्टिज़ोल कहते हैं। और ये कॉर्टिज़ोल हार्मोन जो है, हम जब ये कहते हैं कि ये मसला हार्मोनल है तो ये एक ही बात है, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस हो या स्ट्रेस की वजह से जब कॉर्टिज़ोल पैदा होता है, ये दोनों एक ही सिलसिले के दो हिस्से हैं, हम इनको अलग नहीं रख सकते। लेकिन लोगों को ये समझने में बाज़ वक़्त मसला आता है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है या स्ट्रेस की वजह से कुछ हो रहा है। जब कॉर्टिज़ोल लंबे अरसे तक बढ़ता रहता है, पैदा होता रहता है जिस्म में स्ट्रेस की वजह से, यानी कि जब हम मुस्तकिल स्ट्रेस का शिकार रहते हैं तो हमारे जिस्म में मुस्तकिल तौर पर कॉर्टिज़ोल बनता रहता है। तो इस कॉर्टिज़ोल के बनने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर दीगर जो हार्मोन्स हैं, जो जिस्म के दीगर फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं, उनका भी इम्बैलेंस नज़र आता है, उनका तवाज़न बरकरार नहीं रहता, जिसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ मुतासिर होती है, हमारे नाखून मुतासिर होते हैं, हमारी जल्द मुतासिर होती है, हमारा हाजमा मुतासिर होता है, हमारी एक्टिविटी डेली लाइफ की जो हमारे लिए चुस्त रहना ज़रूरी होता है, एक्टिव रहना ज़रूरी होता है, वो सब के सब अवामिल जो हैं इस सब से मुतासिर होते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेस की वजह से कोई इशू आए या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कोई इशू आए, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस बजाते खुद हार्मोनल इम्बैलेंस की एक बहुत बड़ी वजह होता है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, हमारे हार्मोन्स का जो तवाज़न बरकरार नहीं रह सका, वो स्ट्रेस की वजह से ही है। यहाँ पर हमें अब एक फ़र्क करना पड़ता है कि क्या ये हमें किसी स्ट्रेस मिलने की वजह से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, यानी जिसमें कॉर्टिज़ोल बढ़ने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, या फिर ये हमारा कोई फिज़िकल इशू है जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर दफ़ा आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जिससे आपकी पूरी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, वो स्ट्रेस की वजह से हो। इसमें फ़र्क करने का एक बहुत सादा और आसान सा तरीका है। आपने इस चीज़ को नोट करना है कि कोई ख़ास कैफियत या कोई ख़ास तकलीफ़ किस ख़ास माहौल में या वक्त में जागती है। अगर तो उस तकलीफ़ का ताल्लुक उस ख़ास माहौल से है, उस अलामत का ताल्लुक उस ख़ास माहौल से है या उस कैफियत से है या ख़ास टाइम के साथ है जिसमें कुछ अनयूजुअल गैर मामूली हो रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर ये कैफियत हर जगह
कोई भी अलामत, कोई भी तकलीफ, कोई भी बीमारी हर जगह हर वक्त मुस्तकिल तौर पर जारी रहती है। मिसाल के तौर पर एक फ़र्द को अगर कमर में दर्द है और वो कहीं भी चला जाता है, किसी भी जगह चला जाता है, उसकी वो दर्द नहीं हटती है। इसके अलावा किसी भी माहौल में होता है, अच्छा है, खुशी का माहौल है, पुरसुकून माहौल है, उसकी वो दर्द नहीं हटती है। तो इसका मतलब ये है कि वो उसका फ़िज़िकल मसला है। जबकि अगर वो जो दर्द है वो किसी ख़ास एनवायरनमेंट में जाने के बाद या किसी ख़ास फ़र्द से सामना करने के बाद या किसी ख़ास सिचुएशन के दौरान ही जागती है, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये मसला स्ट्रेस की वजह से है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और बताऊँ कि बाज़ औक़ात हमारे जो पेन्स होती हैं वो इसलिए भी किसी माहौल में मुस्तकिल तौर पर जारी रहती हैं, चाहे एनवायरनमेंट बदल जाए, लोग बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, लेकिन वो हमारी जो पेन है वो मुस्तकिल तौर पर इसलिए रहती है क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस में वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं बैकग्राउंड में, लेकिन हम लोग अपने कॉन्शियस से सिर्फ वो सब देख रहे होते हैं जो अभी हालिया तौर पर माहौल में हो रहा होता है। उस वक्त भी बाज़ औक़ात हमारे हिडन इमोशंस जो होते हैं जिनको हमने अपने ब्रेन में होल्ड किया होता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें आ सकती है कि हम लोग मुस्तकिल तौर पर किसी तकलीफ़ का शिकार रहते हैं और हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ जिस्मानी या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला है, जबकि ये इसके अलावा भी हो सकता है कि आपके किसी हिडन पेन की वजह से आपको फ़िज़िकल पेन आ रही है, लेकिन आप उसको इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि आपके वो ज़हन में वाज़े नहीं है इस वक्त कि आपको किस बात से मसला हो रहा है, किस बात से आप किसी तशवीश का शिकार है। तो यहाँ पर यह फ़र्क करना भी ज़रूरी होता है। अक्सर दोनों साथ साथ होते हैं, इसलिए हम सिर्फ किसी एक पहलू को लेकर साथ नहीं चल सकते। यही वजह है कि हमें चाहिए कि हम किसी ऐसे मुस्तनद डॉक्टर से या एक थेरेपिस्ट से हम रुजू करें जहाँ पर हमें ये मालूम हो सके कि हमारा ये मसला हार्मोनल है या ये हमारा फ़िज़िकल मसला है या फिर ये किसी स्ट्रेस की वजह से मसला है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी पूरी की पूरी सर से पाँव तक केस हिस्ट्री ली जाए और उसमें जाना जाए कि आया ये मसला किस वजह से पैदा हुआ, इसके पीछे रूट कॉज क्या थी। तो कभी भी किसी एक पहलू को एक साथ अलग अलग हम नहीं लेके चल सकते, हर पहलू को हमें देखकर ही इस चीज़ का फ़ैसला करना होता है कि ये मसला बेसिकली ये कहाँ से ये परवान चढ़ रहा है और इसकी असल वजह है क्या। अब ये समझना क्यों ज़रूरी है कि ये हार्मोनल मसला है या ये किसी स्ट्रेस के नतीजे में पैदा होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पैदा हुआ हुआ एक मसला है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम किसी एक पहलू के ऊपर फोकस करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि ये हमें इस फ़िज़िकल इशू की वजह से है या ये हार्मोनल इम्बैलेंस हमारा इस हार्मोन में इम्बैलेंस हुआ और ये मसला हो गया, या ये तकलीफ़ आई मुझे फ़िज़िकली इसलिए ये मसला साथ में निकल आया, तो हम कतई तौर पर उस पहलू को नज़रअंदाज कर देंगे जो कि हमारा इमोशनल पहलू है या जो कि हमारा स्ट्रेस वाला पहलू है, जो कि हमारा बहुत बड़ा हमारी जिस्म का एक हिस्सा है। हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस, इनको नज़रअंदाज करके किसी भी इलाज को हम मुकम्मल तौर पर ये नहीं कह सकते कि वो हमें मुकम्मल तौर पर ठीक कर देगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अपने इमोशनल पहलू को भी उतना ही ज़्यादा फोकस किया जाए, अपने स्ट्रेस वाले पहलू को उतना ही ज़्यादा फोकस किया जाए जितना हम फ़िज़िकल वाले जो हमारे पहलू होते हैं, फ़िज़िकल इश्यूज़ होते हैं, हमें उनको फोकस करना होता है। तभी हम किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर जान सकेंगे, उसके पीछे छुपी हुई वजूहात को, और फिर हम उसके ऊपर बेहतरी की तरफ हम जो है इलाज कर सकेंगे, उसके ऊपर हम बेहतरी की तरफ सफ़र कर सकेंगे। और इसी तरह से अगर हम सिर्फ जज्बात वाले या स्ट्रेस वाले पहलू के ऊपर ही फोकस करते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें ज़रूरत होती है अपने जो फ़िज़िकल एस्पेक्ट है उसको मद्देनज़र रखने की। तो वहाँ पर ऐसी सूरत में आपको हिप्नोसिस या दूसरी तीसरी जो टेक्निक्स हैं जो कि आपके इमोशन को रिलीज़ करने के लिए या आपकी स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है उसकी इंटेंसिटी को, उसकी शिद्दत को कम करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं टेक्निक्स, वो फ़ायदेमंद नहीं होंगी अगर उसके पीछे कुछ हिडन पहलू मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक फ़र्द को गट का इशू है, अब ये जो गट है ये हमारा एक सेकंड ब्रेन का काम करता है। अगर हमारा ब्रेन और हमारा जो गट है ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर हमारा गट मुतासिर होगा तो हमारा ब्रेन मुतासिर होता है, और अगर हमारा ब्रेन मुतासिर होता है तो हमारी गट मुतासिर होती है। ये एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। तो अगर हमारे गट में मसला है और हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि मुझे टेंशन मिली तो मेरे गट में मसला हुआ है, तो मुझे अपनी टेंशन रिलीज़ करनी है, मैं माहौल बदल लूँ, मैं किसी जगह चला जाऊँ, लेकिन अगर वो आपके गट का जेन्युइन इशू है तो वहाँ पर आपको माहौल बदलने से या अपने स्ट्रेस के ऊपर काम करने से खातिर खा नताइज नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर ज़रूरी ये होता है कि हम दोनों चीज़ों को, दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए ही किसी चीज़ के इलाज को शुरू करें, और वहाँ पर हम ये अच्छी तरह से इस चीज़ की जांच पड़ताल कर लें कि आया ये मसला जो है ये स्ट्रेस की वजह से मसला हुआ है या फिर ये जो मसला है ये किसी फ़िज़िकल इशू की वजह से हुआ है। और ये याद रखिए कि जब जिस्म का एक हिस्सा बीमार होता है तो दूसरा हिस्सा अपने आप बीमार हो जाता है। NLP में हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं दैट माइंड, और साइकोलॉजी में भी यही
टर्म पढ़ी जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि माइंड एंड बॉडी आर द पार्ट ऑफ वन फंक्शन या सेम फंक्शन। तो ऐसा ही है कि जब तक हम इनको एक फंक्शन के दो हिस्से लेकर नहीं चलते तब तक हम मुकम्मल तौर पर इलाज करवाने से कासिर रहते हैं। इसलिए हम अपनी आने वाली सीरीज़ में दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलेंगे, जिसमें हम किसी भी मसले को लेकर उसकी बायोलॉजिकल कॉज के ऊपर भी बात करेंगे, यानी कि फिजिकल या हार्मोनल कॉज के ऊपर बात भी करेंगे, और उसके साथ साथ उसके पीछे मौजूद स्ट्रेस की भी बात करेंगे। इसी सोच के साथ हमने भरोसा का आगाज़ किया था, जिसमें हम दोनों पहलुओं को साथ लेके चलेंगे। ये एक ब्रांड नहीं है, बल्कि ये एक यकीन है कि जब हम बीमारी को सिर्फ एक बीमारी के तौर पर नहीं लेके चलते, बल्कि उसके पीछे छुपी हुई हर तरह की वजूहात को साथ लेकर चलते हैं, तभी हमें शिफा मिलती है। इसीलिए भरोसा में हम होम्योपैथी, एनएलपी और सीबीटी टेक्निक्स को साथ लेके चलते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भरोसा में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई। भरोसा में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई गई क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने अंदर से अपने आप को ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बेहतरीन ट्रीटमेंट फराहम कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग बैरूनी तौर पर अपने जिस्म पर कुछ ऐसी चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि बाकायदा हमारे हार्मोन्स को स्किन के ज़रिए जज्ब होकर ख़राब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा इलाज उतना मुकम्मल तौर पर नहीं होता जितना हम लोग चाह रहे होते हैं या जितनी हमें ज़रूरत होती है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हम किसी भी जिस्मानी तकलीफ़ को लेंगे और उसके पीछे छुपी हुई उसके बायोलॉजिकल कॉज और साइकोलॉजिकल कॉज को हम डिस्कस करेंगे। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे शियाटिका की। हम जानेंगे कि इसके पीछे कौन सी इमोशनल कॉज होती है और कौन सी फिजिकल कॉज होती है, और ये अक्सर खामोशी से बर्दाश्त किए हुए इमोशनल बोझ का नतीजा होता है। एक ऐसा वेट, इमोशनल वेट, जो किसी से कभी कुछ कहा नहीं होता, उसे अपने तक रखा होता है। बाज़ औक़ात ये दर्द उस वजह से भी ट्रिगर हो जाता है। तो अगली वीडियो में हम इसको बात करेंगे। स्टे सब्सक्राइब, क्योंकि भरोसा आपकी तकलीफ़ को समझता है। भरोसा करके देखो।